गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटा, हमारा जो चैप्टर चल रहा है 8th क्लास का हिस्ट्री का 3rd चैप्टर रूलिंग कंट्री साइड, ठीक है। तो उसके बारे में हमने कुछ सिस्टम्स के बारे में हमने बात की थी। 2 सिस्टम्स हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। पहला जो था परमानेंट सेटलमेंट और दूसरा माहलवाड़ी सिस्टम, ठीक है। और उसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक और सिस्टम शुरू किया था। ये सिस्टम साउदर्न इंडिया में स्टार्ट किया गया था जिसका नाम था रैयतवाड़ी सिस्टम, ठीक है। ये सिस्टम राजे मद्रास के गवर्नर थे थॉमस मुनरो। उन्होंने 1820 में स्टार्ट किया था, क्योंकि उन्होंने ये रियलाइज़ किया था कि नॉर्दर्न इंडिया में तो उन्होंने ये सिस्टम चला दिए हैं, लेकिन साउदर्न पार्ट जो है वहाँ पे भी कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि कंपनी के लिए जो इनकम है वो अच्छी हो सके। उस टाइम पे साउदर्न पार्ट में टीपू सुल्तान बहुत ही पावरफुल रूलर था जो हैदर अली का बेटा था। उसके साथ इन्हें कई सारी वॉर्स जो है वो लड़नी पड़ी थी और उसके बाद इन्होंने ये सिस्टम वहाँ पे स्टार्ट किया, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने खेतों को मेज़र किया, हर एक विलेज में जा कर के, और एक एक फील्ड को मेज़र किया कि किसके पास जो है वो कितनी ज़मीन है, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने ये सिस्टम स्टार्ट किया और हर एक एरिया के लिए अलग अलग तरह का उन्होंने टैक्स लगाया ताकि लोग जो हैं जहाँ पे जिस तरह की क्रॉप्स ग्रो होती हैं वैसा ही उनसे टैक्स लिया जाएगा, ठीक है। और ऊपर से ये जो टैक्स था वो बिल्कुल फिक्स नहीं था, उसको पीरियोडिकली रिवाइज़ किया जाना था। तो जो वहाँ के जो लोग थे उनसे जाकर के ये ब्रिटिशर्स डायरेक्टली ये कलेक्ट करते थे, ठीक है। पीजेंट से सीधा कंपनी के अधिकारी उनसे ये टैक्स वसूल करते थे, ठीक है। पीजेंट्स वर द ओनर्स एंड कॉल्ड रैयट्स। पहले तो क्या थी ज़मीन, जो पहले हमने 2 सिस्टम्स डिस्कस किए हैं वहाँ पे क्या होता था कि ज़मीन जो है वो ज़मींदार्स के पास, ठीक है, या फिर महल्स के पास या विलेज के हेडमैन के पास होती थी और वो सारे का सारा रेवेन्यू कलेक्ट करके कंपनी के अधिकारियों को देते थे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये जो सिस्टम था वहाँ पे उन्होंने रियलाइज़ किया कि साउदर्न इंडिया में ऐसा पहले से कोई जो मतलब ज़मीन का जो सिस्टम है वो ज़मींदारी सिस्टम वगैरह नहीं चल रहा। तो इसीलिए उन्होंने ये एक अलग तरीके से यहाँ पे कलेक्शन की। उन्होंने पीजेंट्स को ही अपनी ज़मीन का मालिक बना दिया, ठीक है। और उनको क्या कहा जाता था, रैयट्स कहा जाता था। तो उन्हें रैयट्स से जाकर के ब्रिटिशर्स लोग, कंपनी के जो अधिकारी थे वो उनसे टैक्स लेते थे, ठीक है। हाँ जी, तो ये सिस्टम है, इसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन है ये। सबसे पहले उन्होंने लैंड को मेजर किया, फिर वो लैंड उन्होंने पीजेंट्स को दे दी या फिर रैयट्स को दे दी, और उसके बाद रैयट्स जो थे वो सीधा टैक्स ब्रिटिशर्स को पे करते थे। कोई भी ज़मींदार या कोई हेडमैन वगैरह इसके बीच में नहीं आता था, ठीक है। लेकिन उसके बाद ये सिचुएशन जो थी बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकी। जितने भी सिस्टम ब्रिटिशर्स ने शुरू किए थे उन सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। एक तो ये था कि जो टैक्स की अमाउंट थी बहुत ज़्यादा हाई थी और पीजेंट्स जो थे वो उतना टैक्स नहीं भर पा रहे थे उनके पास। और दूसरा जो ज़मींदार लोग थे या फिर जो महल थे या विलेज के हेडमैन थे जिनके पास ज़मीन होती थी, जो ज़मीन के ओनर्स थे, उन्हें इसके साथ कोई लेना देना नहीं था। वो सीधा टैक्स कलेक्ट करते थे और ब्रिटिशर्स को दे देते थे। लैंड की डेवलपमेंट के लिए वो कोई भी यत्न नहीं कर रहे थे। तो इसीलिए पीजेंट्स की जो क्रॉप्स का प्रोडक्शन था वो कम था और जो टैक्स था वो बहुत ज़्यादा था। इसीलिए पीजेंट्स फिर क्या करते थे, और ऊपर से ब्रिटिश लोग क्या करते, उनकी ज़मीनों को
एक्वायर कर लेते थे, ठीक है, उनकी ज़मीनें छीन लेते थे उनसे। तो इस बात से तंग आकर के लोगों ने अलग अलग प्रोविंसी को छोड़कर जाना शुरू कर दिया, वहाँ से लोग डेजर्टिंग करना शुरू कर दिया। तो ऊपर से जो रहते थे वहाँ पे उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा, इकोनॉमिक कंडीशन स्पेशली बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी थी, क्योंकि उन्हें टैक्स पे करने के लिए लोन उठाने पड़ते थे, वो कर्ज़े के अंदर दब गए थे। तो ऐसी सिचुएशन में अब ब्रिटिशर्स को इस बात की चिंता थी कि यूरोप के लिए जो क्रॉप्स इंडिया में ग्रो होनी चाहिए, अगर पीजेंट्स इसको छोड़कर चले जाएंगे तो फिर वो कहाँ से ग्रो होंगी। और इनका जो व्यापार है, यहाँ से जो रॉ मटेरियल इकट्ठा करके वो अपने यूरोप में लेके जाते हैं, अपने कंट्री में लेके जाते हैं, तो कहाँ से लेके जाएंगे। तो इसीलिए कंपनी के अधिकारियों ने फिर से सोचना, और ब्रिटिशर जो यहाँ पे गवर्नर जनरल वगैरह आते थे, उन्होंने फिर से इसके बारे में सोचा। उन्होंने लगा कि लैंड की डेवलपमेंट होनी चाहिए, तो इसके लिए उन्होंने काफ़ी अच्छे यत्न भी किए और लोगों को इन चीज़ों, नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में जागरूक किया, ताकि लोग जो हैं वो प्रोडक्शन अच्छा कर सकें। और उन्होंने इंडियंस को इस बात के लिए फोर्स किया कि जो जो क्रॉप्स उनको चाहिए थी वो क्रॉप्स उनको उगाने के लिए उन्होंने बार बार उन्हें फोर्स करते रहते थे। जैसे कि बंगाल में जूट ग्रो करवाते थे, ठीक है, जो अगर कोई नहीं करता था वो ज़बरदस्ती करवाते थे, क्योंकि रूल उनका था, ऑर्डर उनका चलता था, ठीक है। और असम में उन्होंने टी की खेती बाड़ी करवानी शुरू कर दी थी, और शुगर केन यूपी में उगाया जाता था, वीट पंजाब में और महाराष्ट्र में, ठीक है। और उसके अलावा एक और क्रॉप थी इंडिगो। इंडिगो राजे एक ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा पदार्थ है जो ब्लू कलर का होता है, जिससे हम क्लोथ्स को डाई करते हैं, क्लोथ्स को कलर करते हैं, ठीक है। और इंडिगो की यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा डिमांड थी। इंडिया जो है, यहाँ का क्लाइमेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, जो इंडिगो की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। इसीलिए ये ब्रिटिशर लोग जो थे, इन्होंने हमारे इंडिया को इसके लिए चूज़ किया कि यहाँ पर इंडिगो ग्रो किया जाएगा, ठीक है। वैसे तो और भी कई सारे कंट्रीज़ थी जहाँ पे इंडिगो ग्रो होता था, लेकिन यूरोपियन के लिए, क्योंकि उनकी यहाँ पे अपनी मर्ज़ी चलती थी, वो कम रेट पे ख़रीद सकते थे, ये काफ़ी महंगा पदार्थ था वहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज़ में। लेकिन हमारे इंडिया में वो हमारे ही लोगों से ज़बरदस्ती इसको ग्रो करवाते थे, ताकि वो यहाँ से एक्सपोर्ट करके अपने कंट्री में ले जा सकें, ठीक है। तो इंडिया जो है इंडिगो का बहुत मेन एक्सपोर्टर बन गया था। हाँ जी, स्टेजेस ऑफ इंडिगो टू फैब्रिक डाइंग। तो इंडिगो जो है उसको कैसे कैसे फैब्रिक डाई के लिए यूज़ किया जाने लगा, ठीक है। कौन कौन सी स्टेजेस से वो गुज़र करके ऐसा बनता था, ताकि उससे क्लोथ्स को डाई किया जा सके। सबसे पहले है मेथड ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन। हम बच्चे नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।